नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त एवं उसके बाद के जो शासक हुए उसके बारे में। इससे पहले के जो शासक थे उनके बारे में हमने इससे पहले के वीडियो गुप्त वंश वॉल्यूम 1 और गुप्त वंश वॉल्यूम 2 में बता दिया है। तो इसमें हम चर्चा करेंगे कुमारगुप्त एवं उसके बाद के शासकों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। कुमारगुप्त प्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय की मृत्यु के बाद 415 में शासक बना था। कुमारगुप्त का जो राज्यारोहण हुआ वह चंद्रगुप्त द्वितीय की मृत्यु के बाद होता है। अपने दादा समुद्रगुप्त की तरह उसने भी अश्वमेध यज्ञ के सिक्के जारी किए थे। जी हाँ, समुद्रगुप्त ने भी अश्वमेध के सिक्के जारी किए थे और कुमारगुप्त जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र था उन्होंने भी अश्वमेध यज्ञ के सिक्के जारी किए थे। कुमारगुप्त ने भी 40 वर्षों तक शासन किया। कुमारगुप्त का जो शासनकाल हुआ वह 415 ईस्वी से 455 ईस्वी तक का शासनकाल रहा। चंद्रगुप्त द्वितीय के पश्चात 415 ईस्वी में उसका पुत्र कुमारगुप्त प्रथम सिंहासन पर बैठता है। वह चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी ध्रुव देवी से उत्पन्न सबसे बड़ा पुत्र था। कुमारगुप्त प्रथम जो था वह चंद्रगुप्त द्वितीय और उनकी पत्नी ध्रुव देवी से उत्पन्न बड़ा पुत्र था और इनका एक छोटा भाई था जिसका नाम था गोविंद गुप्त। इस प्रकार चंद्रगुप्त द्वितीय का दो पुत्र हुआ, कुमारगुप्त प्रथम और गोविंद गुप्त। कुमारगुप्त प्रथम का शासन शांति और सुव्यवस्था का काल था। इनके साम्राज्य काल में उनके राज्य में शांति एवं सुव्यवस्था अपने चरम पर थी। साम्राज्य की उन्नति के पराकाष्ठा पर था। इसने अपने साम्राज्य का अधिक संगठित और सुशोभित बनाए रखा। इन्होंने अपने साम्राज्य को और संगठित और सुशोभित बनाए रखा। कुमारगुप्त ने अपने विशाल साम्राज्य की पूरी तरह रक्षा की जो उत्तर में हिमालय से दक्षिण में नर्मदा तक तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में अरब सागर तक विस्तृत था। इस प्रकार कहा जा सकता है कि समुद्रगुप्त के शासनकाल में जितना बड़ा साम्राज्य था उससे कहीं अधिक बड़ा साम्राज्य इनके शासनकाल में था, जो हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा तक तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में अरब सागर तक विस्तृत था। उसके बाद है कि कुमारगुप्त प्रथम के अभिलेखों या मुद्राओं से ज्ञात होता है कि उसने अनेक उपाधियां धारण की। उसने महेंद्र कुमार, श्री महेंद्र सिंह, महेंद्रादिव्य आदि उपाधि धारण की थी। कुमारगुप्त ने भी कई सारे उपाधियां धारण की थी जिसमें कि महेंद्र कुमार, श्री महेंद्र सिंह, महेंद्रादिव्य उपाधि धारण की थी। मिलरक्त अभिलेख से ज्ञात होता है कि कुमारगुप्त के साम्राज्य में चतुर्दिक सुख एवं शांति का वातावरण विद्यमान था। इनका जो शासन काल था उस समय में इनके राज्य का विकास एवं वृद्धि काफी प्रभावशाली हुआ करता था। कुमारगुप्त प्रथम स्वयं वैष्णव धर्म का अनुयायी था। जी हाँ, कुमारगुप्त प्रथम जो था वह वैष्णव धर्म का अनुयायी था, किंतु उसने धर्म सहिष्णुता की नीति का पालन किया। गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख कुमारगुप्त के ही प्राप्त हुए हैं। गुप्त शासक जो हैं उसमें सबसे ज्यादा अभिलेख किन्हीं का प्राप्त हुआ है तो वह कुमारगुप्त का ही प्राप्त हुआ है। उसी के शासन काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। यह बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय किसके शासनकाल में स्थापित किया गया, तो वह है कुमारगुप्त के शासनकाल में। उसके बाद है कि कुमारगुप्त के द्वारा जो कुछ मुख्य उपलब्धियां हासिल की गई, कुछ युद्ध लड़े गए, वो इस प्रकार है। पुष्यमित्र शुंग से युद्ध। जी हाँ, कुमारगुप्त के समय में पुष्यमित्र शुंग से युद्ध हुआ था। भीतरी अभिलेख, जी हाँ, भीतरी अभिलेख से ज्ञात होता है
कि कुमारगुप्त के शासनकाल के अंतिम क्षण में शांति नहीं थी। इनका जो शासनकाल था उसके अंतिम समय में शांति व्यवस्था कायम नहीं थी। इस काल में पुष्यमित्र ने गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण किया और इस समय में पुष्यमित्र शुंग ने गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण किया। यह युद्ध का संचालन कुमारगुप्त के पुत्र स्कंदगुप्त ने किया था और इस युद्ध का संचालन जो है वह कुमारगुप्त के पुत्र स्कंदगुप्त ने किया था। उसने पुष्यमित्र को युद्ध में परास्त किया, लेकिन फिर भी कुमारगुप्त का पुत्र स्कंदगुप्त ने पुष्यमित्र शुंग को युद्ध में परास्त किया था। इस प्रकार से एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई थी कि पुष्यमित्र शुंग ने जो गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण किया था उसे पराजय का मुंह देखना पड़ा। उसके बाद है कि दक्षिण विजय अभियान। जी हाँ, कुछ इतिहास के विद्वानों के मतानुसार कुमारगुप्त ने भी समुद्रगुप्त के समान दक्षिण भारत का विजय अभियान चलाया था, लेकिन सतारा जिले के प्राप्त अभिलेखों में यह स्पष्ट नहीं हो पाता है। उसके बाद है अश्वमेध यज्ञ। जी हाँ, सतारा जिले से प्राप्त 1395 मुद्राओं व लेकरपुर से 13 मुद्राओं के सहारे से अश्वमेध यज्ञ करने की पुष्टि होती है और इस प्रकार कहा जा सकता है कि कुमारगुप्त के समय में भी अश्वमेध यज्ञ हुआ था। और कुमारगुप्त के बाद आता है स्कंदगुप्त, जो कि उनका पुत्र था, कुमारगुप्त का पुत्र स्कंदगुप्त। पुष्यमित्र के आक्रमण के समय गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम की 455 ईस्वी में मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद उनका पुत्र स्कंदगुप्त सिंहासन पर बैठा। उसने सर्वप्रथम पुष्यमित्र को हराया। जी हाँ, स्कंदगुप्त ने सबसे पहले पुष्यमित्र शुंग को पराजित किया और विजय हासिल की। हालांकि सैन्य अभियानों में पहले से ही शामिल रहा करता था। एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि मंदसौर शिलालेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त की प्रारंभिक कठिनाइयों का फायदा उठाते हुए वाकाटक शासक नरेंद्र सेन ने मालवा पर अधिकार कर लिया था और प्रारंभिक समय में स्कंदगुप्त को जो कुछ कठिनाइयां हुई अपने साम्राज्य को संभालने में, उसका फायदा उठाते हुए वाकाटक शासक नरेंद्र सेन ने मालवा पर अधिकार कर लिया था। उसके बाद है परंतु स्कंदगुप्त ने वाकाटक शासक नरेंद्र सेन को पराजित कर दिया। स्कंदगुप्त ने 12 वर्षों तक शासन किया था। स्कंदगुप्त ने विक्रमादित्य, क्रमादित्य आदि उपाधियां धारण की थी। कहोम अभिलेख। जी हाँ, कहोम अभिलेख में स्कंदगुप्त को सक्रोपन कहा गया है। कहोम अभिलेख में स्कंदगुप्त को सक्रोपन कहा गया है। स्कंदगुप्त का शासन बड़ा उदार था, जिसमें प्रजा पूर्ण रूपेण सुखी और समृद्ध थी। स्कंदगुप्त का शासन बड़ा उदार था, जिसमें प्रजा पूर्ण रूपेण सुखी और समृद्ध थी। स्कंदगुप्त एक अत्यंत लोकोपकारी शासक था, जिसे अपनी प्रजा के सुख दुख की निरंतर चिंता बनी रहती थी। इस प्रकार कहा जा सकता है कि कुमारगुप्त की तरह ही स्कंदगुप्त भी अपने प्रजाओं में काफी लोकप्रिय थी। जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि स्कंदगुप्त के शासन काल में भारी वर्षा के कारण सुदर्शन झील का बांध टूट गया था। जूनागढ़ का जो अभिलेख है उसमें इस चीज की चर्चा की गई थी कि स्कंदगुप्त के शासन काल में काफी बारिश हुई, जिसके कारण सुदर्शन झील की बांध टूट गया, लेकिन उन्होंने 2 महीनों के भीतर धन बल की व्यवस्था कर बांध का पुनर्निर्माण करवाया था। उसके शासनकाल में संघर्षों की भरमार लगी रही। सबसे अधिक परेशान उन्हें एशियाई हून लोगों ने किया। स्कंदगुप्त के शासनकाल में संघर्षों की जो बातें थी वह काफी ज्यादा होने लगी और सबसे ज्यादा उन्हें मध्य एशिया हून के लोगों ने परेशान किया। हून एक बहुत ही दुर्दांत कबीले थे तथा उनके साम्राज्य के पश्चिम में रोमन साम्राज्य को भी खतरा बना हुआ था।
श्वेत हुनों के नाम से पुकारे जाने वाली उनकी एक शाखा ने हिंदू कुश पर्वत को पार करके फारस तथा भारत की ओर रुख किया था। उन्होंने पहले गांधार पर कब्जा कर लिया और फिर गुप्त साम्राज्य को चुनौती दी। इस प्रकार गुप्त साम्राज्य पर जो सबसे ज्यादा आक्रमण किया वह था हून। उन्होंने हिंदू कुश पर्वत को पार किया, फारस तथा भारत की ओर रुख किया और सबसे पहले गांधार पर कब्जा कर लिया, फिर गुप्त साम्राज्य को चुनौती दी। पर स्कंदगुप्त ने उन्हें कड़ी सी सख्त दी और हून ने इतना के बावजूद स्कंदगुप्त ने उन्हें कड़ी सी सख्त दी और हून ने अगले 50 वर्षों तक, जी हाँ, उन्होंने अगले 50 वर्षों तक अपने को भारत से दूर रखा। स्कंदगुप्त ने मौर्य काल में बनी सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार भी करवाया था। ऐसा अभिलेखों से प्राप्त होता है कि स्कंदगुप्त ने मौर्य काल में जो बना था सुदर्शन झील, उसका जीर्णोद्धार भी करवाया था। स्कंदगुप्त राजवंश का आखिरी शक्तिशाली सम्राट था। स्कंदगुप्त जो था वह गुप्त राजवंश का आखिरी शक्तिशाली सम्राट था, जिनका निधन 467 ईस्वी में हो गया था। तो दोस्तों, कैसा लगा यह टॉपिक? यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट्स करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।